हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो सक्सेस विद आरंभ लिखकर हमें सर्च करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वह आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे द्वारा वेरियस कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं जिसमें RAS प्री, RAS मेंस, राजस्थान PSI, राजस्थान कांस्टेबल, पटवार परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री, राजस्थान GS मॉड्यूल, जूनियर अकाउंटेंट। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असहयोग आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हमने 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर खिलाफत आंदोलन तक का सफर तय किया। इसमें हमने यह समझा कि इतिहास को एक कड़ी से दूसरी कड़ी के रूप में कैसे जोड़ा जाता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे डेवलप की जाती है, उस पर हमने चर्चा की, उसको समझा, उसको अमल किया। अब हम आज असहयोग आंदोलन की बात करेंगे जिसमें हम खिलाफत के जो दौर थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन एक स्पेशल सेशन था ये 1920 में। इस सेशन में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ कि इस डिसीजन यह लिया गया कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई। लेकिन इसकी परिणति में हम बात करें तो इस प्रस्ताव को जो पुष्टि नागपुर अधिवेशन में हुई थी 1920 दिसंबर में। कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसने केवल प्रस्ताव दिया था असहयोग आंदोलन का, लेकिन नागपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें पुष्टि हो गई थी। तो हमें नागपुर कांग्रेस अधिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिसीजन हुए थे और किस तरह से यहाँ पे ये बातें कही गई थी नागपुर अधिवेशन की। तो इम्पोर्टेंस क्या था इस अधिवेशन का, इस सेशन का? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह था कि असहयोग आंदोलन को फाइनली आगे ले जाना है, इस बात की पुष्टि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी दिसंबर 1920 में। यहाँ दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और दो डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला डिसीजन यह लिया गया कि ब्रिटेन को हमें एक सबक सिखाना है कि अब हमें स्वशासन नहीं स्वराज चाहिए। मतलब हमने अपने दायरों को विकसित किया, हम केवल अब स्वशासन की बात नहीं कर रहे थे, हम स्वराज की बात भी कर रहे थे। स्वशासन और स्वराज में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, लेकिन इसके जो दायरे हैं वो बहुत बड़े हैं। स्वशासन में यह था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रूल करना है, होम रूल वाली बात थी। लेकिन जब स्वराज की बात आई तो यहाँ सीधी सी बात थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो दोनों ही संकल्पनाओं को आप इस तरह से समझ चुके होंगे। और दूसरा डिसीजन यह निकला कि हमें क्रिएटिव प्रोग्राम्स करने हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करने हैं, ताकि हम देश में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दे सकें, इसे जन आधार प्राप्त कर सकें। तो ये क्रिएटिव प्रोग्राम क्या क्या थे कि इन्होंने कहा कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। दूसरी बात थी कि भाषाई आधार पर जोर दिया गया, भाषाई आधार पर प्रांतीय समिति का गठन की बात की गई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई और साथ ही वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाने की बात भी कही गई थी। तो ऐसे क्रिएटिव काम हुए थे इस अधिवेशन के तहत। दूसरा डिसीजन हम बात करें तो क्रिएटिव वर्क की बात हो गई। फर्स्ट डिसीजन था कि स्वशासन और स्वराज की बात हो गई। तो ये नागपुर अधिवेशन के बेस थे। इस संदर्भ में नागपुर अधिवेशन में चर्चा हुई थी। नागपुर अधिवेशन में कुछ संवैधानिक उपायों पर भी बात कही गई थी, लेकिन अब यहाँ उनका पूरा रुख बदल गया था। वे स्वराज की बात पर अधिक जोर दे रहे थे। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई थी कि यहाँ पे टैक्स देने से साफ मना कर दिया था। इस अधिवेशन में गवर्नमेंट को टैक्स देने से साफ मना कर दिया था ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। अब इम्पोर्टेंट बात है कि कांग्रेस के दो नेता थे, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। कुछ बड़े नेता थे जो होम रूलिंग में लीड कर रहे थे, कुछ बड़े बड़े आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक असहयोग के आने पर इन नेताओं ने
क्यों छोड़ा कांग्रेस को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेता कौन कौन से थे उनको ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले एनी बेसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण राव, चंद्रकर, शंकर नारायण, ये नेता थे जिन्होंने उन्हें यह असहयोग की बात सही नहीं लगी और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था बीच में। तो असहयोग आंदोलन को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरह से इसे क्रिएटिव रूप में देख सकते हैं, इसको हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, और एक नकारात्मक। रचनात्मक रूप या सकारात्मक में हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई, पंचायती अदालतों की स्थापना की बात की गई, अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई, और स्वदेशी के प्रसार, स्वदेशी को प्रमोट करने की बात की गई, और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने की बात की गई। वहीं हम नकारात्मक की बात करें तो यहाँ सरकारी उपाधियाँ हमने लौटा दी थी भारतीयों ने तमाम, जिसमें गांधी जी ने अपनी 2-3 महत्वपूर्ण डिग्रियाँ लौटाई थी। जिसमें हम बात करें, उन्होंने केसर हिंद जैसी जो उन्हें सर का खिताब मिला था उसे लौटाया, जुलू युद्ध पदक का उन्होंने लौटा दिया, और बोर युद्ध पदक भी उन्होंने लौटा दिया। दूसरी बात करें नकारात्मक में तो सरकारी स्कूल, अदालत, कॉलेज का बहिष्कार करने की बात की गई, सरकारी उत्सवों पर बैन लगा देने की बात कही गई, और साथ ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और बड़े पदों से त्याग दिया गया। तो इस आंदोलन को दो भागों में इस तरह से बांट के देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि असहयोग प्रॉपरली तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था, और नागपुर अधिवेशन ने उसे बहुत तीव्रता से बढ़ाया, एक विज़न दिया नागपुर अधिवेशन ने। यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत में बात करें तो भारत के लगभग उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, साथ ही बंगाल में भी यह बहुत ज़्यादा सफलता मिली, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था। बंगाल सबसे बड़ा केंद्र रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का। बंगाल में ही सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ऑक्यूपाइड थे। साथ ही मद्रास इससे अछूता रहा था, लेकिन पूरे भारत में भी इस तरह के जनाधार हमें मिल रहा था, सभी जगह बहिष्कार हो रहा था। नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के जो प्राचार्य थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, वे भी इस आंदोलन में अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। कई लोगों ने अपनी वकालत की डिग्रियाँ छोड़ दी थी, जिनमें मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि। गांधी ने अपने कई बड़े पदक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे वह भी छोड़े, जिसमें बोर पदक था, जुलू पदक था, और केसर हिंद की उपाधि भी थी। इस तरह से उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी इस तरह के पदक छोड़ दिए थे। अब समझते हैं विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में आयोजित होता है, और इसमें गांधी जी एक डिसीजन लेते हैं एक कि वे खादी के महत्व को समझाएंगे, और खादी के महत्व को समझाते हैं तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होता है। वह गांधी जी से कहता है कि खादी अफोर्डेबल नहीं है, तो गांधी जी अपनी पूरे कपड़ों को त्याग कर एक लंगोट में आ जाते हैं, और लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि कपड़ों का त्याग करके कम से कम कपड़े पहने, ताकि आप सभी के एवज में आ सके खादी। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आयोजन होता है भारत में। पूरे भारत में हड़ताल होती है, और उसी परिस्थिति में बात करें कि जनाधार कहीं न कहीं बहुत बढ़ जाता है इस आंदोलन में, और हड़तालों से कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट बौखला जाती है और वे दमनात्मक कार्रवाई की ओर रुख करती है। दमन की कार्रवाई के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने खिलाफत कमेटी और कांग्रेस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया। साथ ही इन्होंने असहयोग आंदोलन के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। इससे पूरा आंदोलन कमज़ोर करने की पूरी जो मंशा थी वो साफ दिख रही थी, और ये आंदोलन कमज़ोर हुआ भी। उससे पहले गांधी जी को महसूस हो गया था कि अब आंदोलन कमज़ोर होने वाला है, तो उन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में एक निर्णय लिया 1921 में, दिसंबर 1921 में, कि हमें अब सविनय अवज्ञा को तेज करना है। जब ये डिसीजन लिया गया तो गांधी ने वायसराय को चेतावनी दे डाली कि ये उत्पीड़नकारी जो नीति है उससे निजात नहीं मिला तो हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा शुरू होने ही वाला था, उससे पहले चौरी चौरा की घटना हो गई। चौरी चौरा कांड बहुत ही बड़ा कांड माना जाता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर इस जैसी घटना से क्या हुआ कि गांधी का जो रवैया बदला, और लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 वर्ष देरी से हुआ। क्या थी ये घटना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 5 फरवरी 1920 को यह घटना होती है, जिसमें हम बात करें यूपी के गोरखपुर ज़िले में, और 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं पुलिस इन सत्याग्रहों पर
मनमानी कर रही होती है, इन्हें उत्पीड़ित कर रही होती है, इन्हें प्रेशर देने की कोशिश कर रही होती है, तो वहाँ की भीड़ इन पर हमला कर देती है। गांधी जी आहत होते हैं इस घटना से और 12 फरवरी 1922 को बारडोली कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है और सविनय आंदोलन 6 वर्ष टल जाता है। इस तरह से हमने पूरे असहयोग आंदोलन को समझा कि असहयोग किस तरह से अपनी अंतिम परिणति को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सका। उसमें कुछ घटनाएं थी चौरक चौरा कांड की, जिसने गांधी जी को कहीं न कहीं इस उत्साह को कम किया गांधी जी के, और यह आंदोलन दब गया। कुछ नेताओं का आरोप यह भी है कि जब असहयोग आंदोलन, जब जनाधार बहुत पीक पर था, तब गांधी जी ने इस आंदोलन को छोड़ने का डिसीजन लिया। यह गांधी की सबसे बड़ी भूल थी, वरना हमें आज़ादी बहुत जल्दी मिल जाती, ऐसा कहना था। आखिर जो भी चीज़ होती है वक्त पे डिसाइड होती है, तो जो होना था वह क्रम के अनुसार ही होता। तो इस तरह से हमने समझा असहयोग आंदोलन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।